पागलपन प्यार की चैप्टर 66 मैं आर्मी में जाऊंगा। सुमित, तुम मरे हुए मांस हो। रितिका फूट फूट कर हंस पड़ी। वो इतनी जोर से हंसी कि उसका शरीर सोफे पर लिपट गया। सुमित और टीना के बीच हमेशा से ही प्यार नफरत का रिश्ता रहा है। वे कभी भी एक दूसरे को चिढ़ाना बंद नहीं कर पाए। ये सुनते ही टीना ने सुमित को सोफे पर थपथपाया और उसे पीटना शुरू कर दिया। सुमित जोर से चिल्लाया, मेरे चेहरे पर मत मारो, मेरे चेहरे पर मत मारो। अगर तुम मेरे पहले से ही सिंपल दिखने वाले चेहरे पर मुक्का मारोगी तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। लानत है, अगर मैं तुम्हारे पिम्मपल नहीं निकालूंगी तो मैं खुद को माफ नहीं कर सकती। सुमित और टीना ने आपस में लड़ना शुरू किया और रूम का पूरा माहौल तुरंत जीवंत हो गया। चूंकि रितिका ने काफी ड्रिंक कर ली थी, टीना जल्दी से उसके लिए फिश सूप का बाउल लेकर आई। धीरे धीरे पियो, नहीं तो तुम आसानी से नशे में हो जाओगी। अगर तुम नशे में हो तो मैं तुम्हें घर भेजने के लिए जिम्मेदार नहीं होऊंगी। सुमित ने धीरे से अमित की ओर देखा। ये ठीक है, कोई और इसे करने की जिम्मेदारी लेगा। उसका मतलब समझते हुए टीना ने उसकी ओर देखा और कहा, वह हमेशा सबसे ज्यादा पीता है और सबसे पहले नशे में होता है। अमित ने रितिका और उसके ग्रुप को खुशी खुशी बातें करते देखा। इसने उसे अपने सपने की याद दिला दी। हालांकि यह केवल एक सपना था, ये तेज था और उसकी फीलिंग इतनी सच्ची थी कि वह मुश्किल से सांस ले सकता था। अमित, अमित। जब अमित आखिरकार अपनी हैरानी से बाहर आया तो उसने देखा कि हर कोई उसे देख रहा है। तुम लोग खा पी क्यों नहीं रहे हो? तुम मुझे क्यों घूर रहे हैं? वह चिल्लाया। रितिका ने अमित के लिए मछली का एक टुकड़ा लिया और उसे अपने कटोरे में रखने से पहले सभी हड्डियों को हटा दिया। हम सब यहाँ कुछ मस्ती करने के लिए हैं। तुम क्यों ऐसे बैठे हो और अकेले उदास दिख रहे हो? ओह, मैं ठीक हूँ, मैं बस गहरे विचार में था। रितिका की हरकतों ने अमित को चौंका दिया। उसे कैसे पता चला कि उसे मछली खाना पसंद है लेकिन हड्डियों से नफरत है? ऐसा लग रहा था उसने अपने पिछले बर्थडे पार्टी के दौरान पहले ही ये हरकतें नोट कर ली थीं। टीना और बाकी लोगों ने देखा कि उनके बीच कुछ गड़बड़ चल रहा था और अमित को चिढ़ाना चाहते थे। रितिका उसे खाना देती रही, उसकी फेवरेट डिशेज। पिछले दौर को शामिल करते हुए ये केवल दूसरी बार था जब वो उनकी पार्टी में शामिल हुई थी। अरे, क्या तुमने नई फिल्म यंग मेमोरीज देखी है? यह एक छोटा प्रोडक्शन है। सपोर्टिंग एक्टर ने ऑडियंस का दिल जीतने का कमाल का काम किया है। रितिका ने अपने वाइन ग्लास को पकड़े हुए लापरवाही से बातचीत की। रितिका को जो याद था उसके अनुसार यंग मेमोरीज में स्पोर्टिंग मेल लीड एक्टर नेशनल सुपरस्टार के एक ग्रुप के साथ हॉलीवुड में आने की कोशिश कर रहा था। वह रातों रात फेमस हो गए और 10 साल बाद एक ज्यादा मांग वाले एक्टर बन गए। विवेन ने इस बार उसकी बहुत मदद की थी और वह उस पर एहसान वापस करना चाहती थी। सच में विवेन ने बहुत इंटरेस्ट दिखाया। वह हमारी यंग मिसेस वर्मा की तारीफ पाने में सक्षम होने के लिए बहुत अच्छा रहा होगा। मैं इसे बाद में और विस्तार से देखूंगा। रितिका को इस बात की चिंता नहीं थी कि विवेन इस मौके को गंवा देगा। उसने उनके साथ टाइम बिताया और उन्हें बेहतर तरीके से जान पाए। सतह पर वे अमीर प्लेबॉय की तरह लग रहे थे, लेकिन अमित के अलावा, जो एक पुशोवर से अधिक था, बाकी ने अपनी करियर में अच्छा प्रदर्शन किया। जैसे ही वे खुशी खुशी बातें करते रहे, बातचीत वेस्ट कोस्ट एरिया में रियल एस्टेट में स्थानांतरित हो गई। रितिका ने उस क्षेत्र में फ्यूचर के विकास के बारे में कुछ बताया। जब उसने सुमित को गहरे विचार में देखा तो वह मुस्कुराए और आगे बात करना बंद कर दिया। काफी शराब पीने के बाद रितिका का चेहरा गर्म हो गया, इसलिए वह धीरे धीरे बालकनी में चली गई और अपने चेहरे पर धीरे धीरे बहने वाली ठंडी हवा का आनंद लिया। ये कंफर्टेबल लगा। अमित उसकी ओर चला और उसके पास खड़ा हो गया। उसने अपने बैग से सिगरेट ली और एक माचिस जलाई। टिमटिमाती नीली लाइट ने उनके चेहरे को चमका दिया, एक सड लुक शो किया। रितिका ने उनके हाथ से सिगरेट छीनी और बाहर फेंक दी। तुम्हारी एज क्या है? तुमने सच में स्मोकिंग की बुरी आदत को पकड़ लिया है। अमित ने अपनी खाली उंगलियों को देखा और अवाक रह गया।
थोड़ी देर बाद उसने पूछा, क्या तुमको लगता है कि मैं बेकार हूँ? रितिका के स्कैंडल की इस घटना में सुमित, तन्मय, टीना और विवेन ने उसकी जीतने में मदद की और योगदान दिया, सिवाय उसके। उसे अपने और उसके साथ पले बड़े अपने साथियों के बीच बढ़ती खाई का एहसास होने लगा। उसके अलावा हर कोई अधिक सफल होता जा रहा था और उसे यह अच्छा नहीं लग रहा था। अमित, इस स्कैंडल का तुमसे कोई लेना देना नहीं है और ये तुम्हारी गलती नहीं थी। ये काव्या थी, जो हमेशा मुझे नीचे लाने के मौके का वेट कर रही थी। तुम मेरी वजह से इस स्कैंडल में शामिल हुए। इसके बारे में परेशान करना छोड़ो। रितिका उसके मजबूत अहंकार से वाकिफ थी और जानती थी कि वह इससे उबर नहीं सकता। उसके बहुत प्रभावित होने का असली कारण ये था कि मीडिया द्वारा उस पर हमला करने के लिए उसके पिछले फेमस बुरे कामों का यूज किया जा रहा था, और इसी वजह से उसने यह फैसला लिया। रितिका, तुम्हारे इंट्रोडक्टरी बैंक्वेट में भाग लेने के बाद मैं आर्मी में शामिल हो जाऊंगा। रितिका हैरान रह गई। तुम अगले साल केवल 18 साल के होंगे। तुमको आर्मी में भर्ती होने की इतनी जल्दी क्यों है? अपनी पिछली लाइफ में अमित आर्मी में शामिल नहीं हुआ था, लेकिन शहर की फेमस अमित आवारा इंसान बन गया था। उसके रिबर्थ के बाद वह हमेशा उसकी नियति बदलने में उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि अमित ने पहले ही अपना मन बना लिया होगा। आर्मी में शामिल होना अमित के लिए सबसे अच्छा डिसीजन था। रायचंद फैमिली की आर्मी में बहुत इम्प्रेसिव पावर थी, इसलिए उनका करियर सही तरीके से चल रहा था। उसे केवल कुछ सालों के लिए ट्रेनिंग करने, कुछ कैंपेन्स में पार्ट लेने और आर्मी कैपेबिलिटी हासिल करने की जरूरत थी, फिर वह आसानी से रैंकों के माध्यम से ऊपर उठ सकेगा। अमित ने मिक्सड फीलिंग के साथ उसकी आंखों में देखा। मैं इन सालों को मजाकिया तरीके से जी रहा हूँ और मेरे दादाजी और मेरे माता पिता को मेरे लिए बहुत चिंता है। इस बार मेरे पिछले नेगेटिव बिहेवियर से मेरी खराब रेप्यूटेशन ने तुमको बहुत प्रभावित किया है। मुझे नहीं पता कि यह मेरे फैमिली पर कब नेगेटिव इफेक्ट डालेगा। पहले आर्मी में शामिल होना मेरे लिए अच्छा हो सकता है। कुछ आर्मी ट्रेनिंग से मुझे खुद को मजबूत करने में मदद मिलेगी और मेरे परिवार को मानसिक शांति मिलेगी। सुमित सही कह रहा था। रितिका जैसी महिला का असाधारण होना तय था। उसके साथ मेल खाने में सक्षम होने के लिए उसे मजबूत क्षमताओं की जरूरत थी। अच्छी बात है, हमें अचीवमेंट्स के माध्यम से अपने भाग्य पर कंट्रोल रखने की जरूरत है। रितिका अपनी पिछली लाइफ में अमित के बारे में सोच रही थी। अगर उसके पास पहले से ही अचीवमेंट्स होती तो वह उससे नहीं मिलता, और इसलिए उसका अंत बुरा नहीं होगा। रितिका मूर्ख नहीं थी, वह अपनी पिछली लाइफ में अमित की फीलिंग से अवगत थी। हालांकि वह उसके प्यार को एक्सेप्ट करने में असमर्थ थी क्योंकि वह दूसरे आदमी को नहीं भूल सकती थी। इसके अलावा वह गड्ढे के तल पर थी। वह उसकी फीलिंग को रिटर्न कैसे कर सकती थी? बाद में जब अमित उसकी वजह से जेल गया तो उसने कृतज्ञ महसूस किया, फिर भी वह पछतावे से भरी हुई थी। कृतज्ञता और पछतावे की इस फीलिंग ने उसे अपने ड्रग्स की लत की तकलीफ का सामना करने की शक्ति दी। उसने ड्रग रिहेबिलिटेशन की 3 साल की जर्नी शुरू की। काश वो सफल नहीं हुई, लेकिन हॉट बीट रुकने से उसकी मौत हो गई जब प्रिया ने उसे एक घातक दवा की हाई डोज का इंजेक्शन लगाया। जब वह पास्ट को याद कर रही थी, उसने एक गहरी सांस ली। उम्मीद है अमित इस बार अपना भाग्य बदलने में सक्षम होगा। उसे उम्मीद थी कि वह अपने भाग्य के कंट्रोल में हो सकता है और हमेशा के लिए खुश रह सकता है। अमित ने उसकी आंखों में देखा और सीरियस वे में कहा, तुम सही कह रहे हो। केवल क्षमता वाले लोग ही अपने भाग्य को कंट्रोल कर सकते हैं। रितिका दंग रह गई। उसे अजीब लग रहा था कि अमित के शब्दों का एक छिपा हुआ मतलब था। क्या ऐसा हो सकता है कि वो बेवजह चिंता कर रही थी? घर पर रितिका अपने बेबी ब्लू सस्पेंडर पजामा में बाथरूम से बाहर आई और उसने रेयान को अपने कमरे में बैठे हुए देखा, जो उसे मेनशी जर्नल पढ़ने पर ध्यान फोकस कर रही थी। यह उनकी फेवरेट बुक्स में से एक थी। उसने बेबी ब्लू शर्ट और बेज रंग का शॉर्ट्स पहना हुआ था। उनका लंबा और पतला फिगर था और वो अट्रैक्टिव, मैच्योर और क्रिएटिव दिखता था। यूएस में एक अद्वितीय, मोहक एलिगेंट का इमोशन था।
रितिका ने अवचेतन रूप से नीले रेशमी पजामा को देखा जो उसने पहना हुआ था। ऐसा महसूस कर रहा था कि उन दोनों के बीच कुछ चल रहा था। इस विचार पर वह तुरंत शर्मा गई। उसने रेयान को देखा। तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? जल्दी से बाहर निकलो, मैं जल्द ही सोने के लिए जा रही हूँ। रेयान ने बुकमार्क को पहले पेज पर वापस रख दिया जहाँ रितिका ने पहले पढ़ना बंद कर दिया था। फिर उसने किताब को टेबल पर रखा और उसकी ओर देखा। उसने एक बेबी ब्लू सस्पेंडर पजामा पहना हुआ था जो उसकी गर्दन से सुंदर प्योर जेड वाइट स्किन को दिखा रहा था। उसकी कॉलरबोन मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी। उसने अपनी नज़र उस पर बंद कर ली और धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ा। फिर उसकी नज़र उसके सामने दो छोटे बंस पर पड़ी और मुस्कुराया। तुम क्या देख रहे हो, बेशर्म? उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया क्योंकि उसने महसूस किया कि वो उसकी चेस्ट पर घूर रहा है। अवचेतन रूप से उसने अपने हाथों को अपनी चेस्ट के सामने रखा और उसे देखने लगी। हालांकि यह छोटा है, मैं अभी भी यंग एज से गुजर रही हूँ। ये निश्चित रूप से बाद में बढ़कर 34 भी हो जाएगा। वो अपनी पिछली लाइफ में 34 भी थी। हालांकि उसकी तुलना बाकी सेक्सी औरतों से नहीं की जा सकती थी, फिर भी वह एक कामुक फिगर वाली थी। रुको, वो किस बारे में बात कर रही थी? उसे यह क्यों बताना पड़ा? रितिका का चेहरा तुरंत शर्मा गया। यह उसके लिए शर्मनाक मूवमेंट था और वह अपने शब्दों को वापस लेने के लिए कुछ भी कर सकती थी। मम्मा, मैं जानता हूँ तुम अभी भी यंग हो और बढ़ रही हो। उन्हें 34D तक बढ़ाने का प्रयास करो। रेयान मुस्कुराया और अपनी आंखों में प्यार और जुनून के साथ रितिका को देखा। औरतों के लिए 34 एक अच्छा और मिस्टीरियस नंबर। 34D एक औरत में सही सुडौल आकार लाएगा। वे अपने शरीर को उसके आकार से नहीं, बल्कि इस बात से आंकते हैं कि उनका आकार कितना उत्तम था। इसका तुमसे क्या लेना देना है कि मैं 34D की हूँ या नहीं? रितिका गुस्से में थी। उसने और बोलना जारी रखा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारे यंग मास्टर रॉय इतनी अच्छी तरह से अवगत होंगे कि 34D एक औरत के सही अनुपात का रिप्रेजेंट करता है। आपने सब्जेक्ट में इस टॉपिक पर काफ़ी स्टडी की है। फिर उसने उसे घूरा और बुदबुदाए, गुमराह आदमी, बीमार। रेयान उसकी ओर वापस मुस्कुराया और चुलबुली नज़र से जवाब दिया, मैं दूसरों के बारे में नहीं जानता। तुम्हारे लिए। जब वह बोल रहा था, उसने भी उसके शरीर को साइज देने के लिए ऊपर नीचे देखा। पहले दिन से ही मैं पढ़ रहा हूँ। रितिका गुस्से से लाल हो गई और उसने अपने पैर पटक लिए। उसने सोचा कि औरत शरीर के शारीरिक विकास के सब्जेक्ट पर चर्चा करते हुए उसके साथ एक ही कमरे में अकेले रहने के लिए उसे पागल होना चाहिए। बाहर जाओ, तुम्हें मेरे कमरे में अपनी मर्जी से आने की इजाज़त कब मिली? रेयान ने हंसते हुए धीमे वे में आंसर दिया, मैं अपनी मर्जी से अंदर नहीं आया। वह माँ ही थी जिन्होंने मुझे तुम्हारे लिए मिठाई लाने को कहा था। पहले में यह माँ थी जो उसके कमरे में मिठाई ला रही होगी। रेयान पास से गुजरा और उसने मदर ज्योति से काम संभाल लिया। रितिका चिंतित होने लगी। माँ उसे उसके लिए मिठाइयाँ और रात का खाना बनाना पसंद था। उसे गुप्ता बंगले में रुके हुए 2 महीने हो चुके थे और उसने पहले ही कुछ वजन बढ़ा लिया था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह मोटी हो जाएगी। रेयान ने उसे टेबल पर रात के खाने को घूरते हुए देखा और उसकी चिंता को समझा। वह लड़कियों के लिए रात के खाने में भी मिठाई खाने को राजी नहीं था। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसका वजन बढ़े, वह सिर्फ इस बात से चिंतित था कि रात में मीठा खाना ज़्यादा खाने से नींद प्रभावित होगी। माँ ने तुम्हारे लिए रात का खाना तैयार करने में बहुत मेहनत की। यदि तुम इसे रिजेक्ट करते हैं तो वह इससे खुश नहीं होगी। हालांकि रेयान मुस्कुराया, अगर कोई सच में खाना नहीं चाहता है तो मुझे मदद करने में खुशी होगी। माँ, वैसे भी यह नहीं पता होगा कि इसे किसने खत्म किया। रितिका की आंखें खुशी से चमक उठीं। अच्छा, आगे बढ़ो और इसे खत्म करो। देर रात मेरे कमरे में घुसने के लिए मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। ठीक। रेयान ने मिठाई का कटोरा उठाया और उसे 3 से कम में निगल लिया। रितिका को पता था कि रेयान के पास मीठा पसंद नहीं है।
वह आमतौर पर माँ द्वारा तैयार की गई कोई भी मिठाई नहीं खाता था। जैसे ही रेयान ने देखा कि उसके बाल अभी भी गीले हो रहे थे, वह घूमा और हेयर ड्रायर ले लिया। यहाँ आकर बैठो, मुझे तुम्हारे बालों को सुखाने में तुम्हारी मदद करने दो। ओह ठीक। इसका जिक्र करते ही उसे अचानक अपनी पीठ पर ठंडक का एहसास हुआ। उसके बाल अभी भी गीले थे और इसने उसे असहज कर दिया। रेयान ने हेयर ड्रायर चालू किया और इसे सही टेम्परेचर पर सेट किया। फिर उसने धीरे से उसके बालों को ऊपर उठाया और उसे सावधानी से सुखाया। हालांकि यह एक साइलेंट हेयर ड्रायर माना जाता था, इसने उसके कान के ठीक बगल में एक नर्म भिनभिनाहट की आवाज़ दी। वह महसूस कर सकती थी कि रेयान की उंगलियां उसके बालों के बीच बुन रही हैं, इसे धीरे से और सावधानी से कर रही हैं ताकि उसे चोट न पहुंचे। उस टाइम वह उस प्यार और लाड प्यार को महसूस कर सकती थी जो वह उसे दे रहा था। यह महसूस करते हुए कि उसके विचार लाइन से उतरने लगे हैं, उसने हल्के से अपना सिर हिलाया, इन विचारों को दूर करने की कोशिश कर रही थी। कमरे में सब कुछ खामोश था क्योंकि रेयान ने धीरे से कहा, फ्यूचर में अपने बालों को सुखाना याद रखो और इसे गीला करके न सोओ। ये तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है और तुमको सर्दी लग सकती है। कुछ सिचुएशन में तुमको सिर की स्किन में दर्द या चक्कर भी आ सकता है। रितिका ने खुद को समझाने की कोशिश की। मैं आमतौर पर अपने बालों को गीला करके नहीं सोती, मैं कभी कभार ही भूल जाती हूँ। रिया ने उसे सीरियस से देखा। नहीं, कभी कभार भी नहीं। रितिका ने थपथपाया। अरे, अगर यह कभी कभार होता है तो मैं इसकी मदद नहीं कर सकती। जैसे ही उसके बाल सूख गए, रेयान ने अपनी उंगलियों का यूज उनके बीच से किया। वह उसके बालों की मुलायम और रेशमी बनावट को महसूस कर सकता था, जैसे कि उसका दिल उनके द्वारा बांधा गया हो। मम्मा, ये हो चुका है, देर हो रही है, जल्दी आराम करो। रेयान ने खालीपन महसूस करते हुए अपनी उंगलियां हटा दी। उसे अचानक निराशा का एहसास हुआ। रितिका ने उसकी ओर देखा। उसने एक गहरी सांस ली और मुस्कुरा दी। योर वेलकम। रेयान ने सिर हिलाया और उसके कमरे से निकल गया। वह वाइबनम के पेड़ के पास से गुजरा और उसके रूम में लाइट्स को बंद होता देखने के लिए मुड़ा। उसका दिल एक पल के लिए डूब गया। उसने अपने हाथों को अपनी नाक के पास उठाया और उसकी हथेली में रह रहे उसके बालों की हल्की सुगंध को सूंघा। 67 मुझे पर्सनल असिस्टेंट अपॉइंट करने में मदद करो। अब उसकी बुरी खबरों का केस आखिरकार खत्म हो गया और उसे जल्द ही अलग अलग लेनदेन में मुआवजे की राशि मिल गई। $5 मिलियन मिलियन प्रास मीडिया द्वारा दिया गया था, जबकि बाकी अमाउंट बाकी मीडिया प्रास कंपनियों द्वारा दी गई थी। कई छोटी कंपनियां अपने हिस्से को पेमेंट करने में असमर्थता के कारण बंद हो गईं। लेंक्सन इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन को सही तरीके से स्टेबलाइज किया गया था और इसकी बिजनेस एक्टिविटी सही रास्ते पर आ रही थी। चूंकि अमन की इन्वेस्टमेंट प्लान अच्छे थे, रितिका ने अपनी ज़्यादातर कैपिटल एसेट इन्वेस्टमेंट उद्देश्यों के लिए उसे सौंप दी थी। हालांकि उन्होंने अपनी लाइफ के 3 साल जेल में गंवाए थे, लेकिन इस एक्सपीरियंस ने उन्हें एक कम लापरवाह इंसान में बदलने में भी मदद की थी। वे अपनी सोच में अधिक मैच्योर और एनालिटिकल थे। ये जरूरी लक्षण थे जो एक इन्वेस्टर के पास होने चाहिए। रितिका ने गैस किया कि अमन सिंह का उसकी पिछली लाइफ में सफल होने का एक कारण ये भी था। ठीक उसी टाइम अमन सिंह के मामले को अपील के लिए सही तरीके से हाई कोर्ट में प्रस्तुत किया गया था और उसे मंजूरी दे दी गई थी। विवेन के माध्यम से रितिका को कुछ प्रास कंपनियों के कुछ मैनेजर से मिलवाया गया था। उसने गलती से उन्हें बता दिया था कि अमन सिंह के मामले के वकील नील कपूर होंगे। रातों रात ये ध्यान और हॉट न्यूज का टॉपिक बन गया, जिसे हर प्रास मीडिया कंपनी रिलीज करने के लिए जल्दबाजी करती थी। मीडिया हमेशा जिम्मेदार रहा है। इन मीडिया कंपनियों ने इस बारे में कई आर्टिकल पब्लिश किए थे कि कैसे अमन सिंह के पार्टनर्स ने 2008 में मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी के लिए उसकी कंपनी का उपयोग किया। उन्होंने अमन के बारे में हर जानकारी को रिलीज किया, जिसमें उसकी एजुकेशन, सक्सेस और कैपेबिलिटी भी शामिल थी। जल्द ही सभी को उसके बैकग्राउंड के बारे में पता चल गया।
हर कोई कह रहा था कि वे कितने प्रभावित थे। लॉ क्लास की सोसाइटी का एक सिंपल स्टूडेंट जिसने कड़ी मेहनत की और 3 साल में फैकल्टी ऑफ फाइनेंस में डॉक्टरेट की पढ़ाई पूरी करने के लिए इंपीरियल कॉलेज लंदन में इनवाइट किया गया था। वह सच में फाइनेंस जीनियस की टाइटल के हकदार थे। ऑडियंस अमन सिंह की नई कंपनी लेंक्सन इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के बारे में भी जागरूक हो गई। कुछ बड़े निगमों और कम प्रोफाइल वाले अमीर लोगों ने भी इस नई बड़े पैमाने की इन्वेस्टमेंट कंपनी पर ध्यान दिया। हाल के सालों में देश की इकोनॉमी को फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री बहुत लाभ हुआ है। ये सभी कुछ ऋतिका की प्लानिंग का हिस्सा था। वह मीडिया में डिस्कशन पैदा करने के लिए अमन सिंह की अपील के अदालती मामले का उपयोग करना चाहती थी। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि नील कपूर लॉयर इंडस्ट्री में एक गोल्ड ग्रेजुएट न्यूज के लिए और भी ज्यादा प्रचार का निर्माण करेगा। रुद्र और अमन को जल्द ही ऋतिका के इरादे का एहसास हुआ और दोनों ने उसकी वाइल्ड एम्बिशन पर खुशी जाहिर की। क्या वह सचमुच सिर्फ 15 साल की टीनेजर थी? काफी प्रेस कंपनियां मेरे साथ एक इंटरव्यू करना चाहती हैं। अमन ने अपने सामने लड़की को मिक्सड फीलिंग से देखा। पहली बार जब वह उससे मिला तो वह जानता था कि वो कोई सिंपल इंसान नहीं है और उसे सिर्फ उसकी एज से नहीं आंका जा सकता। इंटरव्यू के लिए किसी भी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करो। आपके मामले की जल्द ही अदालत में सुनवाई होगी। यह आपके लिए इंटरव्यू एक्सेप्ट करने का सही टाइम नहीं है। हालांकि हमारी कंपनी ने अभी कुछ नतीजे दिए हैं, लेकिन हम उस लेवल पर नहीं हैं जहां हम अभी तक बड़ी उपलब्धियां दिखा सकें। मीडिया आपके बारे में जो कुछ भी कहता है, उसके बारे में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अभी ध्यान फोकस करें और अपना काम करें। अमन ने उसे समझा और उससे सहमत था और पहले ही सभी इंटरव्यू रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया था। मैंने देश में एक नई लिस्टेड कंपनी में आपके द्वारा पहले मुझे सौंपी गई ज़्यादातर अमाउंट का इन्वेस्टमेंट किया है। ये कंपनी हरित अक्षय ऊर्जा से जुड़ी है। हालांकि इसके शेयर की कीमत कम है, लेकिन इसमें काफ़ी संभावनाएं हैं। ऋतिका ने अपने हाथों में अखबार गिरा दिया और अमन को आश्चर्य से देखा। उसने अपनी पिछली लाइफ को याद किया। नेशनल एनवायरनमेंट एजेंसी ने एक हरित अक्षय ऊर्जा आंदोलन शुरू किया था और रिलेटेड नीतियों की एक सीरीज को लागू किया था। उसके बाद उद्योग तेजी से विकसित हुआ और हरित अक्षय ऊर्जा से रिलेटेड कई प्रोडक्ट को बाजार में पेश किया गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि अमन बाजार के रुझान की इतनी सटीक भविष्यवाणी करने में सक्षम होगा। अमन ने ऋतिका के आश्चर्य को देखा। मुझे पता चला है कि इस कंपनी ने हाल ही में इनसफिशिएंट मनी के कारण नेशनल बैंक से लोन के लिए अपील किया है। लोन बहुत जल्दी एक्सेप्ट किया गया था और लोन अमाउंट बहुत बड़ी है। इसलिए मैंने भविष्यवाणी की थी कि सरकार जल्द ही हरित अक्षय ऊर्जा से संबंधित नीतियों की एक सीरीज शुरू करेगी। जब ऐसा होता है तो शेयर की कीमत एक एक्सपोनेंशियल रेट से बढ़ेगी। मुझे आपके फैसले पर भरोसा है। ऋतिका को अमन की क्षमताओं को और अधिक देखना शुरू हो गया था। अमन भी खुश था कि वह इतना हाई लेवल का यकीन हासिल करने में सक्षम था। अमन, प्लीज़ मुझे एक पर्सनल असिस्टेंट अपॉइंट करने में मदद करो। मैं एक मेल असिस्टेंट अपॉइंट करना चाहती हूँ और उसे अपने 30 के आसपास होना चाहिए। वह कैपेबल और अच्छे कैरेक्टर वाला होना चाहिए। मेरे पास कोई और रिक्वेस्ट नहीं है। ऋतिका ने इस पर कुछ सोचा था। उसे अब एक प्रॉपर्टी का ओनर माना जाता था। उसके लिए ये सबसे अच्छा होगा कि वो कुछ ऐसे कामों को पूरा करने के लिए किसी और को सौंप दे जो वह खुद नहीं कर सकती थी। मेरे मन में कोई है। अमन ने कुछ सोचने के बाद उत्तर दिया। ओह, अगर वो आपके द्वारा रिकमेंडेड कोई है तो मुझे यकीन है कि वह एक अच्छा विकल्प होगा। उसे किसी और दिन मुझसे मिलने की अरेंजमेंट्स करो। मेरे पास उसके लिए कुछ काम है। ऋतिका ने अमन के फैसले पर भरोसा किया। हालांकि उनकी एक अनूठी सिचुएशन है। वो कंट्री में हार्वर्ड बिजनेस मैनेजमेंट स्कूल से ग्रेजुएट हैं और उन्हें एक ऑलराउंडर माना जा सकता है। वो अब कुछ छोटे एंटरप्राइजेस के लिए डेटा एनालिसिस करने वाला एक फ्रीलांसर है। जेल से छूटने के बाद मैं उनसे पिछली गली में मिला था जहां आपने मुझे पाया था। ऋतिका एक्साइटेड थी। क्या उसे एक और जीनियस कैरेक्टर से मिलने का मौका मिल सकता है? अगर वह इतना कैपेबल है, वह छोटे एंटरप्राइज के साथ एक फ्रीलांसर के रूप में क्यों काम कर रहा है?
यह मेरे ऊपर कमेंट करने के लिए नहीं है। जब आप उसे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अमन कुछ सीक्रेट दिखाई दिया। क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि उसकी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदत है? रितिका मदद नहीं कर सकती थी लेकिन अनुमान लगा सकती थी। रितिका के साथ कुछ टाइम बिताने के बाद अमन उसे बेहतर तरीके से जानता था। वो अनुमान लगा सकता था कि वो क्या सोच रही थी और फूट फूट कर हंस पड़ा। ये सबसे अच्छा है कि आप ज़्यादा जानने के लिए उससे पर्सनली मिलें। रितिका ने सहमति में सिर हिलाया। दोपहर में रितिका अपने कमरे में पढ़ रही थी। जितना ज़्यादा उसने म्यूजिक वर्ड्स को याद करने की कोशिश की, वह उतनी ही निराश होती गई। उसने किताब को मेज पर फेंक दिया और अपने बिस्तर पर पटक दी। थोड़ी देर बाद उसने बिना मर्जी से किताब उठाई और फिर से पढ़ने लगी। लेकिन किसी तरह वह अपनी हताशा को शांत नहीं कर पाई। रितिका अपने कंबल को सहला रही थी और कुछ देर के लिए बिस्तर पर लेट गई। अचानक उसने दूर से म्यूजिक सुना। मधुर धुन ने तुरंत उसकी सारी निराशा दूर कर दी। रितिका ने अपने जूते पहने आंगन में भागी और रेयान को गूल के पेड़ के नीचे म्यूजिक बजाते देखा। रितिका ने ही जीरो को गूल के पेड़ के नीचे रखा गया था। उसने ग्रापी के साथ मजाक भी किया था कि गूल एक सुंदर चीज थी और गूल के पास खेलना सबसे बड़ा आनंद था। ग्रापी ने स्पेशली से नौकरों को गूल के पेड़ के नीचे से संगमरमर की टेबल और चेयर को वाइबनम के पेड़ के पास करने का आदेश दिया था। गूल का पेड़ म्यूजिक की प्रैक्टिस करने के लिए उसका फेवरेट स्थान बन गया। हालांकि ग्रैपी ने उल्लेख किया था कि रेयान ने राइटिंग और चेज में अच्छा प्रदर्शन किया था, उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह इतना अच्छा म्यूजिक भी बजा सकता है। रेयान एक अनोखे प्रकार के इंसान था जो जनता को हराने के लिए पैदा हुए था। जैसे ही म्यूजिक खत्म हुआ, रितिका ने रेयान को अपनी आंखों में कटाक्ष के साथ देखा। एक प्राचीन कहावत है कि इन्फिनिटी का म्यूजिक किसी के आनंद और उसकी भव्यता के ओरा को बढ़ा सकता है। यंग मास्टर रॉय पहले से ही एक रेप्यूटेटेड जेंटलमैन है। ऐसा लगता है कि आपको अपनी भव्यता के ओरा को और बढ़ाने की जरूरत नहीं है ना? उसकी बातें सुनने के बाद रेयान हंस पड़ा। एक जेंटलमैन हमेशा अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आनंद और मौके की तलाश में रहते हैं, और मैं अलग नहीं हूँ। रितिका उसके हाजिर जवाब पर अवाक हो गई। रितिका, तुम आदमियों के बारे में अच्छे से नहीं समझती। एक आदमी हमेशा औरतों का ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए रेप्यूटेटेड दिखना चाहते हैं, रेयान ने उसकी ओर चलते हुए कहा। मदर ज्योति और मदर स्नेहा नहीं जानती कि इन्फिनिटी के म्यूजिक की सराहना कैसे करें। तुम अपना टाइम और एफर्ट बर्बाद कर रही हो। गुप्ता मेंशन बहुत बड़ा था और वो एकमात्र इंसान थी जो म्यूजिक में रेयान के टैलेंट की सराहना कर सकती थी। उसने ये दिखाने की कोशिश की ताकि उसे पता चले कि वो उसका ध्यान अट्रैक्ट करना चाहता था। रेयान धीरे से हंसा। वो उसके पास पहुंचा और उसके गालों से बालों को उसके कानों के पीछे किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे इसकी सराहना नहीं करते हैं। आपकी सराहना मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। जैसे ही उसकी उंगलियों की रफ स्किन उसके गालों और कानों से टकराई, उसे हल्की खुजली महसूस हुई और उसके कान जल्दी गर्म हो गए। उसने अनुमान लगाया कि अब तक उसके कान साफ रूप से लाल हो गए होंगे। उसने जल्दी से एक कदम पीछे लिया। मुझे कुछ मामले निपटान है। मैं जल्द ही ग्रैपी को इन्फॉर्म करूंगी। अमन रितिका को उस गली में ले आया और एक गेट के नॉक किया। इसकी हालत इतनी खराब थी कि इसमें लगभग कुछ भी नहीं था। काफी देर के बाद आखिर काफी आवाज के साथ दरवाजा अंदर की ओर खुला। रितिका ने एक आदमी को दरवाजे के पास खड़ा देखा, जो पूरा डरावना लग रहा था। वो लगभग 26 या 27 साल का था। उसके पास झुके हुए आई बैग थे, उसकी नाक थोड़ी झुकी हुई थी। इनमें से कोई भी दोष इतना बुरा नहीं लगा। हालांकि जब ये सब एक साथ आया तो यह एक दयनीय सीन था। रितिका को आखिरकार समझ में आ गया कि उनके जैसे जीनियस को छोटे एंटरप्राइज के लिए फ्रीलांसिंग जॉब क्यों करनी पड़ती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना टैलेंटेड था। इस तरह के लुक के साथ ये संभावना नहीं थी कि कोई कंपनी उसे जॉब देगी। रितिका ने अपना हाथ बढ़ाया और मुस्कुरा दी। हेलो, मैं रितिका वर्मा हूँ। उस आदमी ने लड़की की ओर देखा। वो उसकी हालिया खबरों से अवगत था
और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह ऋतिका वर्मा है। उसके हाथों से पसीना निकलने लगा और उसने उसे हिलाने से पहले अपने हाथों को रगड़ा और सुखाया। अरविंद ठाकुर। ऋतिका अरविंद की कुरकुरी और स्पेशल आवाज से चकित थी, ये कानों को म्यूजिक की तरह लग रही थी। अमन ने मुझे आपके बारे में बताया है। मुझे आपके टैलेंट में इंटरेस्ट है। फिर अंदर आओ और बैठो। अरविंद ने सीधे ऋतिका की आंखों में देखा। ऋतिका ने स्माइल के साथ अरविंद के रूम में एंटर किया। हालांकि कमरा छोटा था, ये साफ सुथरा और व्यवस्थित था। कमरे का 80% हिस्सा बुक्स, मैगजीन और न्यूज़पेपर के ढेर से भरा हुआ था और एक बेड, एक कुकर और कुछ बर्तन थे। अरविंद ने ऋतिका को खड़े देखा और सावधानी से कहा, मेरा घर थोड़ा छोटा है, लेकिन अगर आप बुरा न माने तो आप बेड पर बैठ सकते हैं। ऋतिका को बिल्कुल भी ऐतराज नहीं था। वह पलंग के एक तरफ बैठ गई। अरविंद ने राहत की सांस ली। जब उसने उसके लिए कुछ पीने लाना चाहा, तो उन्होंने महसूस किया कि घर में केवल एक कप है। मुझे पास की दुकान से कुछ ड्रिंक्स खरीदने की परमिशन दें। तुम क्या पीना पसंद करोगे? ऋतिका मुस्कुराई। कुछ भी तो नहीं, मैं पीने नहीं आई थी। अरविंद ने जोर नहीं दिया। उसने अपना लैपटॉप अपनी कुर्सी से उठाया और बैठ गया। मैंने कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली। मैंने हार्वर्ड बिजनेस मैनेजमेंट फैकल्टी से सिलेबस खुद सीखे हैं और अब मैं हार्वर्ड बिजनेस मैनेजमेंट इंटरनेट मॉड्यूल के तहत आने वाले एग्जाम में खुद को सेव करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे इस कोर्स में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने की उम्मीद है। आर्थिक तंगी के कारण पिछले 5 सालों में एग्जाम देने का मौका गंवा दिया था। अमन ने मुझे बताया है कि आप एक ऑलराउंड टैलेंट हैं और आपको कई उद्योगों में अच्छी समझ है। ऋतिका ने बुक्स के चारों ओर देखा। ये साफ था कि अमन ने उससे झूठ नहीं बोला था। अरविंद ने सिर हिलाया। हाँ, ये सही है। हालांकि मेरे फोकस के करियर में रियल एस्टेट, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, शानदार ब्रांड निर्माण और होटल मैनेजमेंट शामिल हैं। ऋतिका की आंखें अविश्वास से चमक उठीं। इन उद्योगों ने वर्तमान में देश के आर्थिक विकास में 60% तक का योगदान दिया है। वह सच में दूरदर्शी इंसान थे। मुझे सही व्यक्ति मिल गया है। क्या आप मुझे काम पर रखने जा रहे हैं? अरविंद कंफ्यूज था। उसका क्या मतलब था? क्या वह कह रही थी कि वो उसे जॉब देगी? मुझे एक पर्सनल असिस्टेंट की जरूरत है और अमन ने मुझे आपकी सिफारिश की है। मैं जानना चाहती थी कि क्या आप इस पद के लिए सही से सक्षम हैं। ऋतिका ऐसे ही कुछ कहना नहीं चाहती थी। वह जानती थी कि वह चाहेगी कि वह किसी भी तरह से उसकी टीम में शामिल हो। अरविंद बेहोश हो गया। उसे ऋतिका के इतने सीधे होने की उम्मीद नहीं की थी। उसे उसके लुक से कोई फर्क नहीं पड़ता था। हालांकि मुझे नौकरी में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे विश्वास है कि मैं इसे कर सकता हूँ। ऋतिका ने सेटिस्फैक्शन के साथ सिर हिलाया। मुझे वेस्ट कोस्ट में प्रॉपर्टी को देखने में दिलचस्पी है। वेस्ट कोस्ट एरिया में जमीन की एरिया वाइज जानकारी इकट्ठा करें और मुझे 3 दिनों के अंदर एक रिपोर्ट दें। अरविंद ने सिर हिलाया। श्योर होना, मैं जल्द से जल्द रिपोर्ट पूरी कर दूंगा। ऋतिका ने सेटिस्फैक्शन से सिर हिलाया। वेस्ट कोस्ट सेक्टर में एक बड़ा एरिया शामिल है। 3 दिनों के अंदर एक बड़ी रिपोर्ट को पूरा करना आसान काम नहीं था। वह उसका टेस्ट करना चाहती थी और देखना चाहती थी कि क्या उसके पास पर्सनल असिस्टेंट के रूप में रोल निभाने का कॉन्फिडेंस और कैपेबिलिटी है। अरविंद, क्या हमारे बीच प्लीसेंट कोऑपरेशन हो सकता है? ऋतिका ने फिर से अपना हाथ बढ़ाया। अरविंद मुस्कुराया। वह खुश था कि किसी ने उसे सम्मान दिया। प्लीसेंट कोऑपरेशन। 68 बर्थडे पार्टी। कपूर फैमिली शहर में एक पॉलिटिकल फैमिली जो जनता के लिए जानी जाती थी और ओल्ड मिस्टर कपूर सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी में एक प्रमुख नेता थे। कपूर फैमिली में सबसे बड़ी बेटी होने के नाते टीना नेचुरली से लोगों की नज़रों में आकर्षण का केंद्र बन गई। जब टीना ने पहले ऋतिका को इनवाइट किया तो उसने बताया कि यह एक मिनी बर्थडे पार्टी होगी। जब ऋतिक जगह पर पहुंची तो उसने महसूस किया कि यह सच में एक लो लेवल की पार्टी थी। जब टीना ने पहले ऋतिका को इनवाइट किया तो उसने बताया कि यह एक मिनी बर्थडे पार्टी होगी। जब ऋतिक जगह पर पहुंची तो उसने महसूस किया कि यह सच में एक लो लेवल की पार्टी थी।
पार्टी में ग्रुप से उनके सेम यंग एज के कई यंग आदमी और औरतों को इनवाइट किया गया था, जो कुछ हद तक आराम का माहौल बना रहे थे। रितिका ने टीना को भीड़ में देखा। उसने एक हल्के बैंगनी रंग का गाउन पहना हुआ था, जो उसके कंधों के एक तरफ को दिखा रहा था क्योंकि वह भीड़ के बीच घूम रही थी और अपने मेहमानों के साथ हाथ में रेड वाइन का गिलास लेकर बातचीत कर रही थी। जो उससे बातचीत कर रहे थे वे उसे खुश करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसने अपनी स्माइल बनाए रखी और एक काइंड बिहेवियर का परिचय दिया। टीना ने आखिरकार रितिका को उससे बहुत दूर खड़े नहीं देखा और एक स्माइल के साथ उसके पास चली गई। तुमको मुझे बताना चाहिए था कि तुम आ गई हो। टीना ने आखिरकार रितिका को उससे बहुत दूर खड़े नहीं देखा और एक स्माइल के साथ उसके पास चली गई। तुमको मुझे बताना चाहिए था कि तुम आ गई हो। टीना ने रितिका को सिर से पांव तक देखा। एक हल्के हरे रंग की स्कर्ट पहने हुए वह एक अच्छी युवा औरत के रूप में विकसित हुई थी। उसने हमेशा की तरह लाल कान का स्टड पहना हुआ था। उसके कानों से ब्लैक और वाइट लंबे ईयरिंग लटके हुए थे। इनके अलावा उसके पास और कोई सामान नहीं था। रितिका हंस पड़ी। मैं दूर से कपूर फैमिली की राजकुमारी की तारीफ करना चाहती थी। अरे लड़की, क्या तुम लड़ाई के लिए कह रही हो? टीना ने अपने हाथों को फैलाते हुए कहा कि वह अपनी साइड में रितिका को गुदगुदी करने जा रही है। रितिका हंसी और अपनी बाजुओं को कसकर पकड़ते हुए एक कदम पीछे हट गई। आज तुम हेडलाइंस के सेंटर में हो। यदि तुम अपने आप को एम्बरेस्ट करती हो तो मुझे दोष मत देना। टीना ने उसके हाथ को थपथपाया। सभी इनवाइटेड गेस्ट मेरे जैसे ही एज के हैं। उन सभी पर एक नज़र डालो। वो सभी सही बिहेव कर रहे हैं, लेकिन वो सभी एक या दो गिलास शराब के बाद अपने असली रूप को दिखा। रितिका ने बॉलरूम के चारों ओर एक नज़र डाली और उसे देखा। किसी ने मुझसे कहा है कि यह सिर्फ एक मिनी बर्थडे पार्टी है। तुमने मुझे इस घटना के लिए कम कपड़े पहने होने के कारण लगभग शर्मिंदगी में डाल दिया। उद्धरण चिन्ह। टीना ने हंसते हुए रितिका के हाथों से गिफ्ट छीन लिया। मैंने हाल के सालों में कोई बर्थडे पार्टी नहीं की है। इस पार्टी की अरेंजमेंट्स मेरी माँ ने की थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जन्मदिन की पार्टी बैंक्वेट में बदल जाएगी। मुझे भी ये पसंद नहीं है। फिर उसने अपना ध्यान रितिका के दिए गिफ्ट पर फोक किया। तुम्हें मेरे लिए क्या बर्थडे गिफ्ट मिला? मुझे इसे अभी खोलने दो। टीना के हाव भाव ने रितिका के दिल को गर्म कर दिया। मुझसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है, तुम इसे वैसे भी खोलने जा रही हो। टीना ने खूबसूरती से लिपटे बॉक्स को अपने हाथों में पकड़ लिया और उसे खोलना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने रैपर को हटाया, उसमें एक लकड़ी की सुगंध बिखरने वाला एक अच्छा बॉक्स दिखाई दिया। जब उसने बक्सा खोला, तो उसने स्याही की हल्की स्मेल के साथ एक लकड़ी के स्क्रॉल के किनारों को देखा। उसे स्मेल पसंद थी। ये वही है जो तुम सोच रही हो, रितिका ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। टीना ने बॉक्स को रितिका को सौंप दिया। फिर उसने सावधानी से बॉक्स से स्क्रॉल हटा दिया और उसे सावधानी से खोला। वह पहचान सकती थी कि यह ओल्ड मिस्टर गुप्ता की कैलीग्राफी थी। रितिका ने एक छोटा पैराग्राफ पढ़ना शुरू किया। वंशज को पूर्वजों के एफर्ट की याद दिलाई जाएगी। उत्तराधिकारी पितरों की तकलीफों को याद रखेगा। जो कठिनाइयों का डटकर मुकाबला करता है, वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। सावधानी से आगे बढ़ें, अपनी एम्बिशन की दिशा में काम करें। अगर आपने अपना बेस्ट किया है, तो आप किसी को निराश नहीं करेंगे। उद्धरण चिन्ह। टीना लकड़ी के स्क्रॉल पर राइटिंग के ब्रश स्ट्रोक को निहार रही थी। हर स्ट्रोक पावर और स्ट्रेंथ का रिप्रेजेंट करता है, जो मजबूत और राजसी दिखता है। वो एक शब्द से मंत्रमुग्ध हो गई। रितिका, थैंक्स। यह अब तक का मुझे मिला सबसे अच्छा गिफ्ट है। टीना ने रितिका को अपनी तारीफ दिखाने के लिए गले लगाया। रितिका मुस्कुराई। ग्रापी को ये जानकर खुशी हुई कि तुम कैलीग्राफी में हो। उन्होंने तुमसे कहा है कि जब भी तुम उनसे कुछ सजेशन लेने के लिए फ्री हो तो तुम उनसे मिलें। तुम जानती हो कि मैं इसके बजाय दूसरी शैली की कैलीग्राफी सीख रही हूँ। इससे ग्रापी निराश हो गए। टीना एक्साइटेड थी। ओल्ड मिस्टर गुप्ता से सीखने में सक्षम होना एक आशीर्वाद है। रितिका ने उसे चिढ़ाने के इरादे से नाखुश होने का नाटक किया।
ये तुम्हारा आशीर्वाद है कि तुमने मुझे जान लिया है। टीना मुस्कुराई। हाँ बिल्कुल, मेरी प्यारी मिसेस वर्मा, क्या मुझे आपको अपने साथ केक काटने के लिए इनवाइट करने में खुशी हो सकती है? मैं केक नहीं काटूंगी। वो इंसान आपकी ओर से गेस्ट का एंटरटेनमेंट करने में लगा हुआ है। उसे तुम्हारे साथ केक काटने में खुशी होनी चाहिए। रितिका ने उसे सुमित को देखने के लिए कहा, जो गेस्ट से कुछ ही दूरी पर उनसे बात कर रहा था। टीना ने देखा जैसे उसे कोई आपत्ति नहीं है और बुदबुदाए। अगर मैं उसे काम करने के लिए नहीं मिली तो यह उसके ध्यान अट्रैक्ट करने वाले लुक की बर्बादी होगी, है ना? रितिका फूट फूट कर हंस पड़ी। मैं हवा में जलन को सूंघ सकती हूँ। हालांकि सुमित का लुक अट्रैक्टिव था और वो हमेशा ऑपोजिट जेंडर का ध्यान अट्रैक्ट करता था, लेकिन उसका सेल्फ डिसिप्लिन अच्छा था। टीना ने दिखावा किया कि उसे समझ में नहीं आया कि रितिका का क्या मतलब है। उसने सूंघा और उत्तर दिया, मैं वाइन और खाने के अलावा और कुछ नहीं सूंघ सकती थी। रितिका को सुमित के लिए खेद हुआ। सुमित सच में दयनीय है ना? झू त्यानयु ने डिस्गस्टिंग लुक से देखा। वह क्यों दयनीय है? उन्हें मेरी सेवा करने में कैपेबल होने के लिए सम्मानित महसूस करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। रितिका ने उसे एक धक्का दिया। ठीक है, आगे बढ़ो और अपने गेस्ट के साथ रहो। अगर तुम मुझे अकेला छोड़ दोगी तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। टीना ने लकड़ी के स्क्रॉल को ध्यान से घुमाया और बॉक्स में रख दिया। इसके बाद वह बाकी गेस्ट के साथ बात करने के लिए रितिका को अकेला छोड़ गई। ठीक इसी टाइम सुमित एक गिलास रेड वाइन लेकर उसकी ओर चल पड़ा। अमित और तन्मय अभी तक नहीं आए हैं और विवेन बाकी औरतों के साथ घूम रहा है। इसलिए टीना ने मुझे स्पेशली तुम्हारे साथ आने के लिए भेजा है। रितिका हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। कितनी बुरी बात है कि तुमको अपना बलिदान देना पड़ा। सुमित ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। ये बिल्कुल भी बुरा नहीं है। तुम्हारी जैसी ब्यूटी के साथ आने में मेरे लिए रिस्पेक्ट की बात है। उद्धरण चिन्ह। मुझे खुशी है कि तुमको इसका एहसास हुआ। रितिका ने टीना की ओर देखा और फिर उसकी ओर देखा। वह उसके बातों में खतरे का पता लगा सकती थी। सुमित कड़वाहट से मुस्कुराया। यहाँ तक कि एक बाहरी इंसान भी टीना के लिए उसकी फीलिंग से रूबरू था, सिवाय खुद के, जो उसे केवल एक दोस्त के रूप में मानती थी। वे बचपन के दोस्त थे और साथ ही बड़े हुए थे। हालांकि टीना ने इस रिश्ते को केवल भाईचारे के प्यार के रूप में माना। हैरानी की बात यह है कि रितिका वही थी जो समझती थी कि वह कैसा महसूस करता है। टीना जल्द ही मेरी ग्रैपी से कैलीग्राफी सीखेगी। तुम उसके साथ क्यों नहीं जुड़ते? रितिका ने उसे देखा और फिर बॉलरूम में चली गई। टीना के लिए सुमित की फीलिंग को नकारा नहीं जा सकता था। जब तक टीना आसपास थी तब तक वह किसी और पर नजर नहीं रखेगा। उसने केवल टीना के लिए प्यार दिखाया, हालांकि वे हमेशा एक दूसरे के साथ झगड़ते रहते थे। रितिका उसकी वफादारी से प्रभावित हुई थी और उसने टीना का दिल जीतने में उसकी मदद करने का फैसला किया था। सुमित तो जैसे चांद के ऊपर था और उसने कहा, रितिका, वेरी वेरी थैंक यू। सुमित तो जैसे चांद के ऊपर था और उसने कहा, रितिका, वेरी वेरी थैंक यू। रितिका ने बॉलरूम की मैन मंजिल में कदम रखा और चुपचाप खड़ी रही। उसमें एक जिंदा पेड़ की तरह शांति और एलिगेंस की फीलिंग थी। ये पहली बार था जब वह सकल के अंदर से किसी पार्टी में शामिल हुई थी। हर कोई यंग मिसेस वर्मा के बारे में एक्साइटेड था और उनका सारा ध्यान उसी पर था। जब वह अभी अभी वर्मा फैमिली में लौटी थी तो उसके सकल में घूमने की अफवाहें थीं। उसके शब्दों से सब पर अपने इफेक्ट छोड़ा था। उस दिन उसने ऐसा अहंकार दिखाया था। यह इतनी खूबसूरत जीत थी कि किसी ने उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। इसके अलावा ओल्ड मिस्टर वर्मा ने भी मीडिया को अपने रिएक्शन के माध्यम से उसे जबरदस्त सपोर्ट और एक्सेप्टनेस दी थी। इस प्रकार हर कोई उसके इंट्रोडक्टरी डिनर प्रोग्राम के दिन का वेट कर रहा था। यंग मिसेस वर्मा सच में कोई सिंपल लड़की नहीं थी। सकल के सभी लोगों का उसके बारे में यही प्रभाव था। रितिका को एक्साइटेड दिखने से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने वेटर से एक गिलास रेड वाइन ली और तन्मय और विवेन को उसकी ओर चलते देखा। मुझे उम्मीद थी कि तुम अमित के साथ आओगी,
तन्मय अभी अभी आया था। उसने देखा कि रितिका अकेली थी और इसलिए जानता था कि अमित अभी तक नहीं आया था। मैंने पहले अमित से पूछा था, लेकिन उसने कहा कि वो बिजी था और पार्टी के लिए देर हो जाएगी। तो मैं अकेला आई। रितिका समझ गई थी कि अमित अभी भी उनकी पिछली खबरों से बहुत प्रभावित था और पब्लिक उससे दूरी बनाए रखना चाहता था। विवेन ने देखा कि उसका गिलास खाली था। उसने वेटर से रेड वाइन से भरा गिलास लिया और उसके हाथ में खाली गिलास बदल दिया। चलो, उसके बारे में परेशान मत हो। वो हमेशा किसी भी पार्टी में आने वाले लास्ट इंसान होता है। रितिका ने वाइन का नया गिलास अपने हाथ में ले लिया। उसने गिलास से सुगंधित मीठी सुगंध को सूंघा और उसका टेस्ट चखा। उसे अच्छा लगा। क्या आप लोग जानते हैं कि अमित ने आर्मी में शामिल होने का बताया है? तन्मय चौंक गया। मैंने उसे इस बारे में कुछ भी कहते नहीं सुना। विवेन भी हैरान रह गया। वो कैसे संभव है? पहले जब ओल्ड मिस्टर रायचंद ने उसे आर्मी कैंप में भेजने का कहा तो उन्होंने इस विचार का कड़ा विरोध किया। उसने अचानक अपना मन क्यों बदल लिया? आप लोगों के पास उससे बात करने का बेहतर मौका था। मिलिट्री ट्रेनिंग कैंप एक मजेदार जगह नहीं है। मुझे बस इस बात की चिंता है कि कहीं वह सीरियस न हो जाए। रितिका ने सोचा कि वे उसके फैसले के बारे में जानते हैं, लेकिन अमित ने इसे तन्मय से भी रखने की उम्मीद नहीं की थी। तन्मय ने सिर हिलाया। वह रितिका की आंखों से मिक्सड फीलिंग देख सकता था। वह अमित के साथ बड़ा हुआ और उसे अच्छी तरह समझता था। बुरी रिपोर्टों के बाद से अमित उदास हो गया। अब जब उसने आर्मी में शामिल होने के बारे में अचानक अपना मन बदल लिया था, तो ये साफ था कि उसने ये डिसीजन रितिका की वजह से लिया था। विवेन ने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। यह अच्छा है कि अमित ने आर्मी में शामिल होने का फैसला किया है। मैं अभी भी चिंतित था कि वह अपनी जवानी को बर्बाद करना जारी रख सकता है। उद्धरण चिन्ह। तन्मय भी विवेन के साथ सहमत हुआ। उसने रितिका को आश्वासन के साथ देखा। चिंता मत करो, मैं अमित को सबसे अच्छी तरह जानता हूँ। एक बार मन बना लेने के बाद वह आसानी से हार नहीं मानेगा। तुम्हें पता है कि सुमित ने हमेशा इसका मजाक उड़ाया है कि अमित हम सब में सबसे जिद्दी इंसान है। विवेन ने कहा, चलो मैं तुम्हें सकल के कुछ दोस्तों से मिलवाता हूँ। सकल में किसी एक्टिविटी में शिरकत करने वाली रितिका पहली बार थी। बहुत से ऐसे लोग थे जिन्हें वह नहीं जानती थी, इसलिए वो उसे कुछ दोस्तों से मिलवाना चाहता था। रितिका ने उनके इस तरह के हाव भाव की बहुत सराहना की। थैंक्स। तन्मय और विवेन ने भीड़ में कुछ लोगों को उससे मिलवाया और यहाँ तक कि कुछ नए दोस्तों के परिवार और बैकग्राउंड की कहानियों को भी उसके साथ शेयर किया। रितिका ने आखिर ऑफिशियल सर्कल के अंदर अपनी जगह बना ली थी। तन्मय ने रितिका को एक साइड की ओर देखने का इशारा दिया। वह सारांश बैनर्जी, यंग मास्टर और बैनर्जी फैमिली के वारिस हैं। वर्मा फैमिली की तरह बैनर्जी फैमिली भी बिजनेस वर्ल्ड में एक रिच फैमिली है। लोग शहर के टॉप 4 रिच फैमिली को द बिग 4 कहते हैं और बैनर्जी फैमिली उनमें से एक है। रितिका ने देखा और यंग मास्टर बैनर्जी, सारांश को देखा। हालांकि उसकी पिछली लाइफ में सारांश बैनर्जी के साथ कोई बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन उसने उस आदमी के माध्यम से उसके बारे में बहुत कुछ सुना था। रितिका ने अपनी पिछली लाइफ को याद किया। कुछ सालों के बाद बैनर्जी फैमिली के सदस्य विरासत की लड़ाई में एक दूसरे के खिलाफ हो गए। आखिर में परिवार का भाग्य एक नाजायज बेटे के हाथों में गिर गया और सारांश जल्द ही एक कार दुर्घटना का शिकार हो गया और कोमा में चला गया। तुमने द बिग 4 के बारे में बताया है। वर्मा और बैनर्जी फैमिली के अलावा बाकी दो कौन से हैं? रितिका ने एक्साइटमेंट से पूछा, हालांकि उसने पहले ही इसका अनुमान लगा लिया था। वह वाकई सही था। ओल्ड मिस्टर रावत ने हाल ही में अपने पॉलिटिकल करियर से इस्तीफा दे दिया था और अपने फैमिली बिजनेस का ध्यान एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की ओर कर दिया था। वर्मा फैमिली को द बिग 4 में किस स्थान पर रखा गया है? रितिका ने पूछा। तन्मय ने उत्तर दिया, वर्मा तीसरे नंबर पर है और पहला स्थान अरोरा फैमिली का है। उनके राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी से क्लोज रिलेशन है और सरकारी क्षेत्र और अंडरग्राउंड वर्ल्ड दोनों द्वारा उनकी रिस्पेक्ट जाती है।
उनके फैमिली बिजनेस में हॉस्पिटल और एंटरटेनमेंट शामिल हैं, और हाल ही में उन्होंने अपना ध्यान रियल एस्टेट पर भी कर दिया। वैसे नाइन्थ हेवन क्लब अरोरा फैमिली से ताल्लुक रखता है। बैनर्जी फैमिली, हालांकि, मैनली से इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी और हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज के क्षेत्र में शामिल है। उनके पास देश भर में बाजार हिस्सेदारी का 3/4 हिस्सा है और हाल के सालों में इंटरनेशनल लेवल पर तेजी से विस्तार कर रहे हैं। उनके पास रियल एस्टेट पाई का भी हिस्सा है। जहां तक वर्मा फैमिली का सवाल है, मुझे और विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम जानते हैं कि वे लग्जरी प्रोडक्ट्स में हैं। रितिका ने सिर हिलाया। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक बाजार हिस्सेदारी में प्रवेश करने और हावी होने की कोशिश करने वाली विदेशी इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों के एक समूह की खबर ने दुनिया को हिलाकर रख दिया था। उन्होंने घरेलू इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को घेर लिया और कई नेशनल कंपनियों को खरीदने की कोशिश में अपने कदमों में आक्रामक थे। फिर बैनर्जी कॉरपोरेशन इन विदेशी कंपनियों द्वारा खरीदे जाने से बचाव के लिए बाकी घरेलू कंपनियों के साथ सेना में शामिल हो गया। ये 3 साल की लंबी लड़ाई थी, जिसमें कई कंपनियां पीड़ित थीं और कीमत चुका रही थीं। इस पीरियड के दौरान इन घरेलू कंपनियों ने अपनी टेक्नोलॉजी और क्षमताओं में जबरदस्त वृद्धि की और साथ ही साथ अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में सुधार किया। इसलिए लोकल होम अप्लायंस इंडस्ट्री अपने चरम पर आ गया था और वर्ल्ड लेवल टॉप पर था। विदेशी कंपीटिटर डर गए और आखिर में स्थानीय बाजार से पीछे हट गए। इसने बैनर्जी कॉरपोरेशन को एक रॉक सॉलिड फाउंडेशन बनाने में मदद की थी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि बैनर्जी फैमिली को देश में दूसरे सबसे बड़े फैमिली कॉरपोरेशन के रूप में स्थान दिया गया था। विवेन ने आगे कहा, हालांकि वर्मा कॉरपोरेशन दूसरे स्थान पर हुआ करता था। चूंकि तुम्हारे दादाजी ने चेयरमैन के रूप में पद छोड़ दिया और तुम्हारे पिता ने उनका पद संभाला, इसलिए कॉरपोरेशन ने कोई इम्पोर्टेंट ग्रोथ नहीं दिखाई और इसलिए यह अब तीसरे नंबर पर आ गया है। रितिका अच्छी तरह से जानती थी कि अजीत टीम के खिलाड़ी नहीं था और उनके पास कॉरपोरेशन का नेतृत्व करने की सीमित कैपेबिलिटीज थीं। ये पॉसिबिलिटी नहीं थी कि उनके अंडर में वर्मा कॉरपोरेशन का भविष्य उज्जवल होगा। 69 वो दोनों भी यहाँ। अमित के आने से पहले रितिका ने तन्मय और विवेन से कुछ देर बात की। उन्होंने गुलाबी रंग की शर्ट और हल्के नीले रंग का कैजुअल ब्लेजर पहना हुआ था। अमित ने रितिका को देखा, उसने देखा कि वह एक हल्के हरे रंग की ड्रेस में थी। गुलाबी कमल की तरह पतली, उसकी यंग एज में मासूमियत थी, जिससे उसका दिल धड़कना बंद हो जाता था। उसके रिएक्शन का वेट किए बिना वह तुरंत घूमा और जाने पहचाने चेहरों का ग्रीटिंग्स करते हुए भीड़ में चला गया। रितिका ने धीरे से आह भरी। ये भी अच्छा है। अपनी पिछली लाइफ के बारे में सोचते हुए जिसमें अमित का भयानक अंत हुआ था, उसने सोचा कि यह एक अच्छी बात होनी चाहिए कि वह इस लाइफ में उससे दूरी बनाए रखे। तन्मय और विवेन को याद आया कि रितिका सिर्फ आर्मी में एंटर करने के लिए अमित की इच्छा के बारे में बात कर रही थी। अमित को आखिरकार पकड़ने के लिए एक्साइटेड थे। रितिका अकेली थी जब उसने प्रिया और अनु को दूर से देखा। वह मदद नहीं कर सकी लेकिन 2 बार आंख झपकाए। उसने नहीं सोचा था कि वह उन्हें इस तरह की पार्टी में देखेगी। प्रिया जैन एम्पोरियम ग्रुप की अनमोल बेटी थी। हालांकि जैन एम्पोरियम ग्रुप शहर का एक अमीर परिवार था, वे कपूर फैमिली के वैभव से बहुत दूर थे। तो वो यहाँ टीना की बर्थडे पार्टी में क्यों थी? जहाँ तक अनु की बात करे तो वह वर्मा फैमिली की बेटी थीं। हालांकि उनके सोशल सर्कल में हर कोई जानता था कि वह पहली शादी से बेटी थी। एक रेगुलर अमीर परिवार नेचुरली से उससे दोस्ती करने के लिए तैयार होगा, लेकिन कपूर हवेली वह जगह नहीं थी जहां वह आसानी से एंटर कर सके। इस टाइम प्रिया और अनु की नज़र उस पर पड़ी। करीब चलने के बाद प्रिया का चेहरा सख्त हो गया और रितिका ने जो पीली हरी ड्रेस पहनी थी, उसे देखने लगी। ड्रेस पर हैंडमेड प्योर वाइट नाशपाती के पेड़ के फूल थे। हालांकि कढ़ाई कॉम्प्लेक्स नहीं थी। जब वह सीधी खड़ी थी, फूल चुपचाप सुंदर थे और जब वह चलती थी तो नाशपाती के फूल रंगों के साथ खिल जाते थे, इतनी भव्यता से मानो वे उसकी ड्रेस पर ही खिल रहे हों। होश में उसने जो ड्रेस पहनी हुई थी उस पर नजर डाली। उसके पास वही पेस्टल हरे रंग की ड्रेस थी, लेकिन उस पर कमल के फूल छपे हुए थे।
ऐसा लगा जैसे उसकी ड्रेस खराब टेस्ट में चुनी गई हो। प्रिया ने एक सही स्माइल दी। रितिका, तुम मिस कपूर के बर्थडे पार्टी के लिए भी यहाँ हो। तुम दोनों भी आई हो, क्या मिस कपूर ने तुमको इनवाइट किया था? रितिका बहुत हैरान दिखी, जैसे कि उन दोनों को पहले स्थान पर नहीं होना चाहिए था। उसके एक्सप्रेशन ने प्रिया को शर्मिंदा कर दिया, जिससे वह अवाक हो गई। अनु दुखी थी। तुम इनवाइट हो, तो हम क्यों नहीं? तुमको क्या लगता है कि तुम क्या हो? तुमको लगता है कि तुम सबसे बड़ी मिस वर्मा है, लेकिन तुम केवल एक जंगली चिड़िया हो जो डाली से थोड़ी ऊंची उड़ान भरती हैं। रितिका हल्की सी हंसी। अगर मैं एक जंगली चिड़िया हूँ जो डाली से ऊंची उड़ान भरती है, तो तुम क्या हो? क्या तुम वर्मा फैमिली की जायज मिस वर्मा हो, असली गोल्डन फीनिक्स? अनु के चेहरे से रंग उतर गया। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। रितिका उसके करीब चली गई और थोड़ा झुक गई। दोनों आंखें इतनी खूबसूरती से चमक रही थीं कि वे दिल को छू गए। मुझे तुमको याद दिलाने की परमिशन दो, मैं वर्मा फैमिली की सबसे बड़ी बेटी हूँ, वर्मा फैमिली की एकमात्र खून और मांस, वर्मा फैमिली की उत्तराधिकारी। मैं कोई ऐसी इंसान नहीं हूँ जिसे तुम जैसी केवल पालने वाली बेटी उकसा सकती है। अगर कोई और प्रयास है। उसकी नज़र अचानक बुरी हो गई। उसकी आंखों में ठंडक से भरा अंधेरा छा गया। मुझे मतलबी होने के लिए दोष मत दो। अनु को लगा जैसे किसी बड़े ना दिखने हाथ ने अचानक उसका दिल पकड़ लिया हो। यहाँ तक कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। उसने अचानक अपनी छाती पकड़ ली और पीछे की ओर ठोकर खाई। वह अवाक रह गई। प्रिया ने अनु की बांह खींच ली। रितिका को उसके चेहरे पर शिकायत के साथ देखा। रितिका, वैसे भी अनु तुम्हारी बहन है, तुम उससे इस तरह कैसे बात कर सकती हो? उसकी आवाज़ गुस्से वाली लग रही थी। नेचुरली उसकी आवाज़ थोड़ी बढ़ रही थी। इसने अपने आसपास के लोगों का कुछ ध्यान अट्रैक्ट किया और उन्होंने अपनी निगाहें उन पर फेर लीं। रितिका ने धीरे से रेड वाइन को अपने हाथ में घुमाया। मैंने उससे क्या कहा? हमारी वर्मा फैमिली के मामलों में दखल देने वाली तुम भी कौन हो? अनु को उसकी बहन की रिस्पेक्ट करने और उसकी अपनी जगह जानने के बारे में सिखाने में तुमको क्यों शामिल होना चाहिए? चंद शब्दों में बेइज्जती करने के साथ ही उसने पूरी कहानी सामने ला दी। इससे पहले अनु की रितिका को डाक करने की सिचुएशन के बारे में कई लोगों को इंस्टा पर जानकारी दी गई थी। उनके सोशल सर्कल में हर कोई जानता था कि अनु और रितिका के बीच रिलेशन अच्छे नहीं थे। सबका ध्यान प्रिया की ओर गया। प्रिया हमेशा सोशल साइट में पसंदीदा रही हैं। जब उसे वर्मा फैमिली की बेटी समझा जाता था तो वह ऐसे इवेंट्स में हमेशा सुर्खियों में रहती थीं। अब जब उसने वर्मा फैमिली की बेटी होने का गौरव खो दिया था, तो उसे इस तरह की पार्टी में देखना दुर्लभ था। ये सुनकर कि उसने बहनों के मामले में इंटरफेयर किया, पहले से जानी यंग मालकिन वर्मा के रूप में उसको नोटिस किया जाना था। मैं बस थी। प्रिया के चेहरे से रंग उतर गया। फिर उसने अपने नाजुक और दयनीय रूप को और आगे लाने के लिए अपने होंठ काट लिए। इस टाइम अरविंद शाह, जो पास के कुछ दोस्तों से बात कर रहा था, धीरे धीरे आगे बढ़ा। तुम यहाँ हो, मैं तुम सभी से कुछ दोस्तों को इंट्रोड्यूस कराने वाला था। अरविंद इस साल 19 साल का था। वह लंबा, सुंदर था और एलिगेंस और क्लास की हवा निकालता था। एक नज़र से आप बता सकते हैं कि वह अमीर और रेप्यूटेटेड था। प्रिया और अनु को देखते हुए रितिका की आंखें पहचान में चमक उठीं। तो आप लोग यंग मास्टर शाह के साथ आए। उसके शब्द हालांकि सादे थे, लेकिन समझ का एक संकेत था। लेकिन क्योंकि उसके स्वर में चंचलता थी, इसने उसके शब्दों के अर्थ को अचानक और ज़्यादा मिस्टीरियस बना दिया, जैसे कि उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि वे केवल अरविंद की वजह से इस तरह की घटना में आ सकते हैं। प्रिया का रंग पीला पड़ गया, जबकि अनु का चेहरा गुस्से से लाल था। अरविंद ने बचपन से ही सभी प्रकार के लोगों को देखा था, इसलिए नेचुरली से वो लाइंस के बीच पड़ सकता था। उसने आईब्रो उठाई। ये है। अनु ने अजीब तरह से बात की। बिग ब्रदर शाह, आपको और ध्यान से देखना चाहिए। वो यंग मिस्ट्रेस वर्मा है जो अब शहर की चर्चा है। मेरी बहन रितिका, क्या आपने अखबार नहीं पढ़े? तुम उसे कैसे नहीं पहचान सकते?
अरविंद अजीब तरह से मुस्कुराया और रितिका को थोड़ा करीब से देखा। फिर उसने आखिरकार उसे पहचान लिया। तो तुम यंग मालकिन वर्मा हो, आपसे मिलना रिस्पेक्ट की बात है। मिस्टर शाह, आपसे मिलकर अच्छा लगा। रितिका ने उसकी ओर थोड़ा सिर हिलाया। अब जबकि उसने अरविंद को देखा था, सच बोलने के लिए उसने कॉम्प्लेक्स फीलिंग को महसूस किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह मदद नहीं कर सकती थी लेकिन उस आदमी के बारे में सोच सकती थी जिसे वह अपनी पिछली लाइफ से नहीं भूल सकती थी। प्रिया और अनु मेरे साथ आओ। मैं उनसे कुछ दोस्तों को इंट्रोड्यूस कराना चाहता था, इसलिए प्लीज कुछ देर के लिए उन्हें छीनने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अरविंद ने आराम से बात की। यस श्योर, रितिका ने लापरवाही से बात की। अरविंद ने सिर हिलाया और प्रिया और अनु के साथ चला गया। रितिका की आंखें ठंडक से चमक उठीं। प्रिया और अनु यहाँ एक साथ दिखाई दी। क्या यह एक संयोग था या इसका इरादा था? उसके दिल ने खुद ही अपनी रक्षा की। जैसा कि सभी को लग रहा था, टीना ने आने और उससे कुछ देर बात करने के लिए कुछ टाइम लिया, फिर अपने बाकी गेस्ट का एंटरटेनमेंट करने के लिए लौट आई। रितिका को ये समझ नहीं आ रहा था कि बर्थडे पार्टी को बॉल में क्यों बदल दिया गया। तन्मय ने उसे फिर से घेर लिया और उसे सकल के अपने कुछ दोस्तों से मिलवाया। फिर जब रितिका सभी सोशलाइट से थक गई तो वह भीड़ से आराम करने के लिए एक कोने में चली गई। वेटिंग एरिया के बगल में एक बालकनी थी जिसमें कुछ फूल ऊपर से लटके हुए थे। उन्होंने कुछ महिलाओं को उनकी तारीफ करने के लिए बालकनी में इकट्ठा करने के लिए अट्रैक्ट किया। रितिका ने एक जानी पहचानी आवाज सुनी। ध्यान से सुनकर उसने अमित की बर्थडे पार्टी की आवाज पहचान ली, वो लड़की जो उसकी हर हरकत के खिलाफ थी, रुया। दूसरी आवाज उसके लिए विदेशी थी, उसने यह आवाज पहले कभी नहीं सुनी थी। रिया की आवाज इंसल्ट से भरी थी। यंग मिस्ट्रेस वर्मा सच में इतनी आक्रामक और दबंग है। उद्धरण चिन्ह। उसके बारे में इतना अच्छा क्या है? वह सिर्फ एक चिड़िया है जो अपने भले के लिए बहुत ऊंची उड़ान भरती है। देखो, उसमें अमीर बेटी का नामो निशान नहीं है। वह बस एक छोटी सी गुंडे की तरह दिखती है। उद्धरण चिन्ह। हाँ, तुम ये बताना भूल गई कि वर्मा फैमिली में लौटने से पहले वह सच में सड़कों से एक गैंगस्टर थी। हर दिन लड़ना और परेशानी पैदा करना, शराब पीना और स्मोकिंग करना और उन गुंडों के साथ घूमना। मुझे यकीन है कि उसका शरीर साफ नहीं है। उद्धरण चिन्ह। बिल्कुल, वो सिर्फ दिखावा करती है। बेचारी प्रिया ऊंचाई से कहा गिर गई। पहले भाई अमित के बर्थडे पर हमें एक पार्टी के लिए 9वें स्वर्ग में इनवाइट किया गया था। उसने ऐसी एक्टिंग की जैसे वह पीना नहीं जानती। भाई अमित को उसकी ओर से पिलाया। वह इतनी फिसलन भरी है कि इससे मुझे नफरत होती है। लेकिन तुम्हारा ये कहना सही है कि एक अमीर महिला को कैसा होना चाहिए, इसका सच्चा अवतार प्रिया है। रितिका ने बिना किसी चिंता के कॉफी टेबल के ऊपर से अंगूर की वाइन ली और धीरे से उठ खड़ी हुई। क्या तुम मेरे बारे में बात कर रही हो? वो हल्के से बालकनी के ढांचे के खिलाफ झुक गई, हल्के से शराब के गिलास को अपने हाथ में घुमा रही थी। बालकनी की लड़कियां, रुया और निशा, उसके अचानक आने के कारण अवचेतन रूप से वापस कूद गईं। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। दूसरों के बारे में उनकी पीठ पीछे गपशप करते हुए पकड़े जाने के कारण उनके भीतर अजीबता और गिल्ट जैसा कुछ पैदा हो गया। रुया ने हल्के हरे रंग की ड्रेस को देखा जो रितिका ने पहनी हुई थी, उसे पहचान लिया। ये ड्रेस इस सीजन की लेटेस्ट आउटफिट की थी। पहले जब वह फॉरेन गई तो उसने ड्रेस देखी, लेकिन क्योंकि उसकी स्किन का कलर रितिका की तरह अच्छा नहीं था, इसलिए वह इतना नाजुक कलर नहीं खींच सकती थी। इसलिए उसने इसे नहीं खरीदा। रितिका को उसके मनपसंद कपड़े पहने देखते हुए गुस्से ने उसे अचानक खा लिया। दूसरों की बातचीत पर ध्यान देना, क्या आपके पास कोई मैनर्स भी है? उद्धरण चिन्ह। रितिका गलत तरीके से मुस्कुराए और रुया की ओर देखा। ये वास्तव में सच है कि चोर चोर को रोता है। आप दूसरों की पीठ पीछे उनकी बुराई करते हैं, लेकिन पकड़े जाने पर भी आप इतने श्योर होते हैं कि खुद गलत नहीं हैं। तुम। रुया का चेहरा ऐसे गर्म हो गया जैसे उसे बुखार हो रहा हो और अपमान के कारण गुस्से से भर गई। आपने कहा था कि मैंने एक अमीर फैमिली की बेटी की तरह काम नहीं किया,
लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, लोगों की पीठ पीछे आपकी गपशप, इतने जहरीले और अनफिल्टर्ड शब्दों के साथ, क्या ये सच है अमीर बेटी को एक्टिंग करनी चाहिए? रितिका ने उन पर एक तरफ नजर डाली। रुया और निशा उसके तरीके से दंग रह गई। उसकी बातें सुनकर उनके चेहरे लाल हो गए और वे गुस्से से चिल्लाने लगे। ये सच है कि हम फेमस अमीर फैमिली की बेटियां हैं। रितिका मुस्कुराए और रुया की ओर देखा, उसकी आंखें से तिरस्कार से भर गईं। ये शब्द, मैं तुम्हें रिस्पेक्ट भी दे सकती हूँ, ये सच है कि मैं एक अमीर परिवार की बेटी हूँ। रुया और निशा हैरान थी और शब्दों के नुकसान में थे। उनके पास इस बात का खंडन करने का कोई तरीका नहीं था कि रितिका सच में वर्मा फैमिली की सबसे बड़ी बेटी थी। रितिका ने उन्हें अपनी आंखों के किनारे से ठंडेपन से देखा, लेकिन तुम केवल विवाह से पैदा हुई एक नाजायज बेटी हैं। ये सच है। रितिका के शब्द तीरों की तरह थे जो सीधे उसके दिल पर लगे, जिसने उसे सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई, जिससे उसका चेहरा पीला पड़ गया। रितिका उनकी ओर चल पड़ी। बेहतर होगा कि आप फ्यूचर में दूसरों की पीठ पीछे उनके बारे में बुरा न बोलें, वरना। रुया और निशा को मामले की सच्चाई समझ में नहीं आई। रितिका ने अपना वाइन ग्लास धीरे से उठाया। ग्लास बालकनी की मंद पीली रोशनी के नीचे चमक रहा था। उसके हाथ की तेज गति के साथ गिलास झुक गया। एक पल में गिलास में वाइन निशा और रुया के सिर पर गिर गई। जिन लड़कियों ने सुंदर कपड़े पहने थे, वे अब साफ से खराब हो गई थीं। आह! निशा चिल्लाई, रितिका को तुरंत चकमा दे रही थी। रुया ने एक कदम पीछे हटते हुए रिएक्शन दिया। उसकी ड्रेस बहुत लंबी होने के कारण उन्होंने अपने गाउन पर पैर रखा और जमीन पर गिर गईं। आह! रुया ने गिरते ही निशा को खींच लिया। वे दोनों सेकंड में जमीन पर गिर गए। रितिका ने फर्श पर पड़े दोनों को देखा और मासूमियत से अपने हाथ ऊपर कर लिए। तुम अपने आप गिर गई। बेहतर होगा कि तुम झूठी खबरें फैलाने के लिए इधर उधर न जाएं कि मैंने ही आपको धक्का दिया। हालांकि रितिका ने उन दोनों को नजरअंदाज कर दिया और बॉलरूम में लौटने के लिए पलट गई। इसी टाइम एक वेटर वाइन के गिलास से भरी ट्रे लेकर उनके पास आया। रितिका अपने खाली गिलास को बदलने के लिए चली गई, लेकिन कौन जानता था कि वेटर ठोकर खाएगा, रितिका के हाथ में वाइन का गिलास गिरा देगा और वाइन उसके पूरे कपड़े पर फैल जाएगी। मुझे माफ करें, मिस। मैंने इसे जानबूझकर नहीं किया। वेटर बेहद घबराया हुआ था और रितिका से माफी मांगने के लिए एक्साइटेड था। टीना ने हंगामा देखा और जल्दी से निकल आई। क्या गलत है? रितिका ने उस ड्रेस को देखने के लिए अपना सिर नीचे किया जो वाइन के एक बड़े दाग से खराब हो गई थी। ये कुछ भी नहीं है। वेटर ने गलती से मेरा हाथ हिला दिया और वाइन मेरी ड्रेस पर गिर गई। टीना ने कभी इतनी हल्की सी आईब्रो चढ़ा दी। रूम में अलमारी उन कपड़ों से भरी हुई है जिन्हें तुम बदल सकती हो। मैं तुम्हें वहां ले जाती हूँ। रितिका ने सिर हिलाया। तुम गेस्ट को संभालो। वेटर तुम्हारी ओर से मुझे ले जा सकता है। गेस्ट से भरे बॉलरूम को छोड़ना सच में अच्छा विचार नहीं था। टीना ने सिर हिलाया और वेटर को ऑर्डर दिया जिसने रितिका की ड्रेस खराब की थी। मिस वर्मा को रूम में कपड़े बदलने के लिए लाओ। दबी हुई फीलिंग से वेटर की आंखें चमक उठीं और उसकी आंखों में एक अजीब सा इमोशन था। फिर उसने अपनी आंखें नीचे की और कहा, मिस वर्मा, मेरे पीछे आओ।